बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली अमेरिका अब F-35 तैयारे सऊदी अरब को देने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब सिर्फ मुआहदे के ऊपर दस्तखत होना बाकी रह चुके हैं, बाकी चीजें तय पा चुकी हैं। और ये जो दौरा होने जा रहा है कुछ ही दिनों में व्हाइट हाउस का, वाशिंगटन का, MBS का, इसमें ये सारी चीजें तय पाएंगी। लेकिन हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। हमें ये देखना होगा कि किन शराइत पर ये F-35 तैयारी या दिफाई मुआहदा जो है ये आगे बढ़ाया जा रहा है सऊदी अरब का अमेरिका के साथ। क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से MBS की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से तो कहा जा चुका है कि वो जब तक फलस्तीन को तस्लीम नहीं कर लिया जाता, उसको हुकूक नहीं मिल जाते, अमन मुआहदा पाए तकमील तक नहीं पहुंच जाता, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि जी सऊदी अरब एग्री कर चुका है और इस दौरे के मौके पर MBS के अमेरिका जाने पर इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है और सऊदी अरब इस मुआहदे का, अब्राहम अकॉर्ड को बाकायदा हिस्सा बन सकता है। तो अगर ऐसा होता है किसी यकीन दहानी या गजा में मुकम्मल अमन के बगैर, तो ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए और पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बाइस तशवीश हो सकता है। इससे मुतल्लिक कुछ हम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी कि CGS पाकिस्तान के फौज के आला ओहदेदार पहुंचे हैं सऊदी अरब। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे मौके पर जब कुछ ही दिनों में MBS अमेरिका जा रहे हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को एतमाद में लिया जाना बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरे का मुमकिन मकसद, अहदाफ क्या हो सकते हैं, इसे भी आपको अपडेट करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि बिहार में फाइनली भाजपा सरकार कामयाब हो चुकी है और वो लोग जो सरप्राइज हो रहे हैं, मेरे लिए कम से कम ये बात बायस हैरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उनके लिए जो नताइज है वो हैरान कुन है। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि जो मुस्लिम दुश्मनी का कार्ड, मुस्लिम नफरत का कार्ड भाजपा सरकार हमेशा से इस्तेमाल करती आती है, वो इस बार भी कामयाब होना था। और जो वोट चोरी का उनका पुराना खासा है, जिस तरह से पूरे सिस्टम को हाईजैक कर चुकी है भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी, तो ये नताइज तो आने ही थे। क्योंकि जिस तरह से एक वावेला किया गया, कश्मीरियों को पकड़ पकड़ के दहशतगर्द बनाया गया और उनके साथ दहशतगर्दी का टैग लगाया गया, कई हजार केजी बारूदी मवाद पकड़ा गया और अब उसे उड़ा दिया गया है। ये धमाका करके कश्मीर के अंदर ही, श्रीनगर के अंदर ही एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसमें मजीद 9 लोग इसमें मारे गए हैं। तो अपने ही लोगों को बलि का बकरा बनाना, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना, गोदी मीडिया का इस्तेमाल करना, तो इन सारी चीजों में कोई सानी नहीं है भाजपा सरकार का, क्योंकि यही करके तो वो हुकूमत के अंदर आए हैं। और अगर उनको बात होगी उनके सर्वाइवल पर, तो फिर वो किस तरह से हार मानेंगे, कि वो किस तरह से कांग्रेस को या राहुल गांधी को जीतने देंगे। तो ये चीज ऑब्वियस ही थी। साथ में कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन, और फ्लाइंग कॉफिन्स के उड़ाए जाने का और खुद ही गिरने का सिलसिला या खुद ही गिराए जाने का सिलसिला जारी और सारी है। मसला सिर्फ MiG-21 या MiG-29 का नहीं है, मसला इनके उड़ाने वालों का है। अब राफेल दे दें, तेजाज दे दें, सुकोई दे दें या कोई भी त्यारा इनको दे दें, इन्होंने इसको फ्लाइंग कॉफिन ही बनाना है। और ये जो मशकें हो रही हैं जिसके अंदर अपने तय वो तैयारी तो ये कर रहे थे कि तमाम फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाए, लेकिन एक के बाद एक त्यारा गिर रहा है। तो इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने लिए खुद ही काफी हैं। और ये खुद ही तैयारे उड़ाते हैं, खुद ही खौफ क्रिएट करते हैं और खुद ही तैयारे तबाह भी कर देते हैं। तो उससे जुड़ी भी एक दिलचस्प खबर है, 3 तैयारे अब तक गिर चुके हैं इन मशकों के दौरान। इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहली जो खबर है वो बड़ी डेवलपमेंट है F-35 का सऊदी अरब को मिलना। और पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये खुशाइन तो है ही, क्योंकि UAE हो, कतर हो, जो राफेल्स तक पाकिस्तानी शाहीनों की, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों की एक्सेस है, वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। अब जबकि दुनिया के जदीद तरीन 5th जनरेशन फाइटर स्टेल्थ जेट F-35 सऊदी अरब को मिलेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का पहले ही दिफाई मुआहदा हो चुका है, हर एक चीज की दस्तरस पाकिस्तान के पास होगी। पाकिस्तान ही बल्कि उनको ये एक्सपर्टीज जो है उनकी इसमें इजाफा करेगा सऊदी एयरफोर्स को। तो यकीनी तौर पर एक अहम संग मील हो सकता है, लेकिन किन शराइत पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्लूमबर्ग बहरहाल जो दावा कर रहा है, पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका तस्करा भी किया जा रहा है। ये दौरा नाज़रीन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई मामला ज़ेर बहस हैं, खासतौर पे मशरक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त टेंशन क्रिएट हो चुकी है, चाहे वो इजराइल की हो, ईरान की हो, चाहे वो फ़लस्तीन की हो या दीगर ममालिक के ऊपर धावा बोला जाना हो। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, हालिया गजा बहरान के तनाजुर में खित्ते में ताल्लुकात की बहाली समेत दीगर उमूर जो हैं इस दौरे के अंदर शामिल होंगे, जो कि MBS और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ज़ेर गौर लाए जाएंगे। ब्लूमबर्ग जो दावा कर रहा है वो भी सुन
सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जी अमेरिकी सदर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ F-35 की फरोख्त की डील के करीब पहुंच चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मंगल को यानी कि जो कमिंग ट्यूसडे है इसमें मुताबिक इक्तिसादी और दिफाई मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू भी की है, वो भी आगे चल के आपको सुनवाते हैं। बहरहाल माहिरीन के मुताबिक MBS की वाशिंगटन आमद का मकसद अमेरिकी दिफाई टेक्नोलॉजी शोबों के साथ ताउन बढ़ाना है और सऊदी अरब की सिक्योरिटी और मईशत को मुस्तहकम करना है। और इस मुलाकात के दौरान इसराइल सऊदी अरब ताल्लुकात का मामला भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ियों ने एक गुफ्तगू की और उन्होंने एक तो तस्दीक की है F-35 के तैयारों की खरीदारी के हवाले से। उन्होंने गुफ्तगू क्या किया, पहले वो सुनिए। We make the best jets, we make the best missiles. You saw that when we took out the nuclear capability of Iran. No, for 22 years they wanted to do that. No president had the guts to do it. We did it, and Iran is a different place. By the way, Iran wants to negotiate a deal too. Everybody wants to negotiate with us now. If we didn't have military strength, if we didn't rebuild our military in my first term, and now we continue to do it, Biden dissipated it by giving a chunk to the Taliban. Not a good idea. So, I'm sorry. But you know what? The good news, it was a lot, but relatively very little. So, yes to the jets, but you're not sure yet? I'm looking at that. They've asked me to look at it. They want to buy a lot of 35, but they want to buy actually more than that fighter jets. तो नाज़रीन, आपने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आइंदा हफ्ते सऊदी वली अहद से मुलाकात होगी और मुलाकात नहीं बल्कि इससे बढ़कर भी हो सकता है, यानी कि उन्होंने बड़ा पुरुमीद होने का इजहार किया है। साथ में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब काफी अरसे से दिलचस्पी का इजहार कर रहा है कि वो अमेरिकी F-35 लेना चाहता है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका भी गौर कर रहा है और जिस तरह से ब्लूमबर्ग ये दावा कर रहा है कि अब जो सारी चीजें थी बैकडोर राब्ते और चीजें तय पा चुकी हैं, अब सिर्फ अमल दरामद होना यानी कि मुआहिदों के ऊपर दस्तखत होना बाकी हो चुका है। तो अमेरिकी सदर ने कहा है कि इब्राहिमी अकॉर्ड्स भी बातचीत का हिस्सा होंगे और उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। ये वो नुकता है जिसके ऊपर नजर रखनी है मुस्लिम उम्मा को, जिसके ऊपर बहुत ही फूंक के कदम रखने होंगे। MBS को, सऊदी अरब को हमें बड़ी पॉजिटिव उनसे तवक्कुआत हैं क्योंकि तमाम ही मुस्लिम उम्मा कोई भी अहम मामला हो, अहम फैसला हो तो सऊदी अरब की तरफ देखती है क्योंकि वो खादिमुल हरमैन शरीफैन भी हैं। तो इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्हें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि गजा के, फ़लस्तीन के शहरियों के खून का सौदा इतना सस्ता में नहीं होना चाहिए। जब तक उनके हुकूक उनको नहीं दिलवा दिए जाते, जब तक वहाँ पे मुस्तकिल और पुरअमन उसको नहीं बना दिया जाता, इमदाद की फरहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता। क्योंकि इस वक्त जो क्राइसिस वहाँ पर हैं, एक तो गमज़दा और जंगज़दा इलाके में तो वो रह ही रहे हैं, उनके ऊपर गमों के पहाड़ तो पहले ही टूटे हुए हैं, उनके पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मलिया मेट कर दिया गया। लेकिन इस वक्त जो सख्त मौसम है एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ऐसे में उन तक इमदाद ना पहुंचना, अद्वियात हो, खैमे हो, दवा हो, खुराक हो, हर एक चीज़ वहाँ पर कतारों में कंटेनर्स में मौजूद है, लेकिन उसको पहुंचाया नहीं जा रहा सियोनी फोर्सेस की तरफ से। और जल्लाद और बेशरम जो सरबरा है इजराइल का नेतन्याहू, उसकी तरफ से जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इंसानी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो इस चीज़ को मेक श्योर किया जाना चाहिए सऊदी अरब की तरफ से। इस दौरे में सबसे पहली जो बात होनी चाहिए वो फ़लस्तीन और गजा के अवाम के हुकूक की होनी चाहिए। अगली बात F-35 हो, इब्राहिम अकॉर्ड, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, CGS जो हमारे हैं पाक आर्मी के आला अहदेदार, वो इस वक्त सऊदी अरब पहुंचे हैं और पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, मामला बहुत से हैं जो ज़ेर गौर लाए जाने चाहिए थे और लाए गए होंगे। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत मुश्तरका ताउन को मजीद आगे बढ़ाने पर दोनों ममालिक में इस मौके पर तबादला ख्याल हुआ है और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा भी किया गया है। साथ में जो वक्त था, इसके अंदर दीगर अहम इजलास में जो लोग थे वो भी मौजूद थे। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के वक्त की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने की है, जबकि सऊदी वक्त की सरबराह जो थे वो मोमिन वज़ीर दिफा बराए एग्जीक्यूटिव अमूर ने की है। और साथ में ये जो मामलात हैं इजलास के दौरान दोनों ममालिक के जारी दिफाई मुआहिदा है जो ताबून है, इसके मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। विजन 2030 जो है, इससे उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में नए मुश्तरका मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ है।
تو دونوں ممالک پرعزم ہیں اس خطے کو، اس دنیا کو پرامن بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے بھرپور استعمال اور اس میں عبور حاصل کرنے کے لیے دونوں ممالک مل کر اس پر کام کریں گے، اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے، ناقابل تسخیر بنانے کے لیے، اور دشمن کو چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، اس کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اب یہ دونوں ممالک دو جسم ایک جان کی مانند کام کر رہے ہیں۔ جو چیف آف جنرل اسٹاف نے رائل سعودی ڈیفنس فورسز کی استعدادی کار میں اضافے کے لیے تعاون کے عزم کو بھی اس موقع پر دہرایا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ پازیٹیو نتائج نکلیں گے اس دورے کے بھی اور MBS کے دورے امریکہ کے بھی۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور فائنلی بہار کے اندر بی جے پی جیت چکی ہے، دھونس سے، نفرت سے، دھاندلی سے، اور اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ جشن منانا بنتا بھی ہے، جب آپ اتنی نفرت بکھیریں گے اور آپ کو اس میں کامیابی بھی ملے گی تو پھر تو اس کا پرچار بنتا ہے، اس کا جشن بنتا ہے۔ تو بھارتی ریاست بہار میں ریاستی اسمبلی کے الیکشن میں حکمران اتحاد بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ نتائج کے مطابق حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی BJP اور JDU کے اتحاد یعنی کہ NDA نے 243 میں سے 203 سیٹیں جیت لی ہیں، جبکہ MGP کو 34 اور دیگر جماعتوں کو 6 نشستیں ملی ہیں۔ تو تفصیلات کے مطابق مودی جی کی بھارتیہ جنتا پارٹی 89 نشستوں سے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، اور BJP کے اتحادی جماعتوں جنتا دل یونائٹڈ نے 85، جان شکتی پارٹی رام ولاس نے 19 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ بہار انتخابات میں راشٹریہ جنتا دل نے 25، کانگریس نے 6، ہندوستان عوامی مورچہ نے 5 اور راشٹریہ لوک مورچہ نے 4 نشستیں حاصل کی۔ بہار اسمبلی کے نتائج کے 6 نومبر کو ہونے والے پہلے مرحلے میں ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے 65% اور 11 نومبر کے دوسرے مرحلے میں ٹرن آؤٹ جو ہے 68% سے زیادہ رہا ہے۔ تو ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ جب جنرل الیکشن کے اندر یہ دھاندلی کر کے حکومت بنا سکتے ہیں تو پھر یہ تو ایک اسٹیٹ کے الیکشن تھے، اور جس طرح سے پہلے پروپیگنڈا کیا گیا، دلی میں دھماکہ کروایا گیا، وہاں پہ بھی اپنے لوگ مروائے گئے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا، مسلمانوں کو چن چن کے پکڑا گیا، اور یہ جو مسلمانوں کو دہشت گردی کا ٹیگ لگانا ہے، اس پہ عمر عبداللہ جو ہیں کشمیر کے وزیر اعلیٰ، ان کی طرف سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں مودی جی کیا فرما رہے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ ایک تو کہتے ہیں جی بہار میں ریاستی انتخابات میں جیت کے بعد انڈیا کے وزیر اعظم مودی جی نے کہا ہے کہ بہار کے لوگوں نے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ BJP کے ہیڈ کوارٹرز میں خطاب کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے بہار کے لوگوں سے ہمیں لینڈ سلائڈ فتح دلانے کی درخواست کی تھی، اور انہوں نے ہم سے اتفاق کیا، انہوں نے ہمیں سن 2010 کے بعد سب سے بڑا مینڈیٹ دیا ہے۔ لیکن راہل گاندھی کافی پریشان ہیں، پریشانی بنتی بھی ہے، لیکن وہ حیران ہیں، جس پہ انہیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں خود تو وہ تحریک چلا رہے ہیں ووٹ چور کی، تو پھر انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس بار بھی وہ ووٹ چوری ہوا ہے جو پہلے ہو چکا تھا۔ تو راہل گاندھی نے بہار الیکشن کے نتائج پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایسے انتخابات میں فتح حاصل نہیں کر سکے جو شروع سے ہی منصفانہ نہیں تھے، یہ بات تو وہ مان رہے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ ریاست بہار میں یہ نتیجہ واقعی حیران کن ہے، کانگریس اور اپوزیشن اتحاد ان نتائج کا گہرائی سے جائزہ لے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی لڑائی آئین جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہے، جمہوریت کو بچانے کے لیے اپنی کوششوں کو مزید مؤثر بنایا جائے گا، اور یقینی طور پہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں انہیں راہل گاندھی کی آواز میں آواز ملانی چاہیے۔ اگر وہ حقیقی معنوں میں بھارت کو ابھرتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں پہ امن چاہتے ہیں، وہاں پہ ترقی چاہتے ہیں، وہاں پہ خوشحالی چاہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اور جس طرح سے وہ جو بارودی مواد اکٹھا کیا گیا تھا اب اسے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ مقصد تو یہی تھا کہ نفرت کارڈ استعمال کیا جائے، الیکشن تو جیت چکے ہیں، اب اس دھماکہ خیز مواد کو کہیں نہ کہیں تو استعمال کرنا تھا، تو اب مزید نفرت، مزید جو پروپیگنڈا ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سری نگر کا پولیس اسٹیشن ہے جس میں زوردار دھماکہ کروایا ہے انہوں نے خود ہی، اور 9 افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں، درجنوں زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ خبر کیا ذرا سن لیجئے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات پولیس چیف ہیں نلین پربھارت، ان کا کہنا تھا کہ سری نگر کے علاقے نوگام کے پولیس اسٹیشن کے اندر ہونے والے دھماکے میں 9 افراد ہلاک اور 27 اہلکاروں سمیت 32 افراد اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ 11:20 پر یہ بدقسمت سانحہ ہوا، اور ٹیم بہت احتیاط سے نمونے لے رہی ہے جگہ سے، اور پولیس چیف نے واضح کیا ہے کہ سانحے پر کسی قسم کی قیاس آرائیاں کرنا بے سود ہوگا، مطلب کوئی حملہ نہیں تھا، لیکن وہاں پہ جو دھماکہ خیز انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا اس کو محفوظ نہیں کر سکے، اور اس کو شاید سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت تیلی لگائی گئی ہے بھاجپا سرکار کے کہنے پر۔ تو بھارتی میڈیا نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب وائٹ کالر دہشت گردی کی ایک کیس میں ملنے والے دھماکہ خیز مواد کے نمونوں کی جانچ کی جا رہی تھی۔ یہ دھماکہ خیز مواد ہریانہ کے علاقے فرید آباد سے لایا گیا تھا۔ تو یہ ہے اصل کہانی ناظرین، اور عمر عبداللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تمام کشمیریوں کو ایک ہی چھڑی سے ہانکیں گے، اگر سبھی کو دہشت گرد کہہ دیں گے تو پھر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی دہشت گرد بننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ کیا کہنا عمر عبداللہ کا، سنیے۔ جو لوگ اس حادثے کے لیے قصوروار ہیں انہیں پکڑ کے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں اس سے باہر رکھنا ہوگا۔ جموں کشمیر کا ہر باشندہ آتنکوادی نہیں ہے،
जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। तो नाज़रीन, जो कसूरवार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, हम भी यही बात करते हैं। लेकिन जो बेगुनाह है तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द कह देना, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी, जिस तरह से गोदी मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, मुसलसल नफरत डाली जा रही है आम भारतीयों के जहनों में। और आरएसएस तो पहले ही ये चाहती है, आरएसएस का तो एजेंडा यही है, बीजेपी का तो एजेंडा यही है। लेकिन अगर भारतीय मीडिया इसमें किरदार अदा करेगा और दीगर जो इसमें तज्जियाकार सोशल मीडिया पे इस नफरत को, इस जहर को मजीद सर्कुलेट करेंगे, तो फिर उसका नतीजा यही होगा कि लोग असला उठाएंगे, लोग दहशतगर्द बनेंगे और फिर वो बताएंगे कि जिनको पहले ही दहशतगर्द कह दिया गया, जिनकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें पहले ही लूटी जा चुकी हैं, जिनको जीने का हक पहले ही नहीं दिया जा रहा, तो फिर उनके पास सिवाय बंदूक उठाने के और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इस रविश से बचना होगा। कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए जिस तरह से फ़लस्तीनियों को मिलना चाहिए, और जब तक ये हक नहीं मिलेगा तब तक वहां पर अमन नहीं आ सकता। वहां पे सुकून की जिंदगी ना तो भाजपा सरकार गुजारेगी, ना इंडियन फोर्सेस, ना बीएसएफ, ना कोई और गुजार पाएगा। अब आते हैं नाज़रीन उन मशकों की तरफ जिसका ड्रॉप सीन हो चुका है, नतायज आने का सिलसिला जारी है और नतायज बड़े ही तवक्को के मुताबिक हैं। हमें यही तवक्को थी आपसे, इंडियन एयरफोर्स आप किसी दुश्मन के मोहताज नहीं है, आप खुद ही अपने लिए काफी हैं। और एक के बाद एक त्यारा गिर रहा है। तो नाज़रीन, भारतीय फिजाया का यह त्यार था, तरबेती त्यारा PC-7, और ये चेन्नई के चंगलपट्टू जिला में गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय मीडिया जो दावा कर रहा है हादसा मामूल की तरबेती प्रवास के दौरान पेश आया, ताहम तैयारे का पायलट बर वक्त तैयारे से निकलने में कामयाब रहा। और ये जो वीडियो सामने आ रही है इसमें एक के बाद एक 3 तैयारे गिर चुके हैं और इस वाकये की तहकीकात का अब हुक्म दे दिया गया है। बयान में कहा गया कि फिजाया का PC-7 Mark II तरबेती तैयारा दोपहर 2 बजे तकरीबन ये मामूल की तरबेती प्रवास के दौरान तंबरम चेन्नई के करीब हादसे का शिकार हुआ। इसी तरह से दीगर जो और 2 तैयारे हैं वो भी इसी तरह से त्रिशूल मशकों के दौरान और राजस्थान में और साथ में जो समुद्री इन्होंने मशकें जारी रखी हुई थी इस दौरान मुख्तलिफ मकामात पे गिरे हैं। इलाके में खौफ व हिरास है। अच्छा, लोग नाज़रीन परेशान हैं और लोग परेशान है कि किसी दुश्मन ने तो इन पर हमला नहीं किया, तो फिर ये खुद ही तैयारा उड़ाते हैं और खुद ही गिरा देते हैं। ये चक्कर क्या है? तो भाजपा सरकार को सोचना होगा, उन्हें इससे ज्यादा कि वो महंगे महंगे हथियार और जदीद हथियारों पे खर्चा करें, अपने जो पायलट्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दिलवाओ। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, इजरायली भी आपको नहीं सिखा पा रहे, IDF भी आपको नहीं सिखा पा रहा, तो फिर आइए पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर लीजिए, शायद इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान बेहतर तरीके से सिखा सके जो अब तक वो सीख नहीं सके। आने वाले दिनों की पेशरफ से नाज़रीन आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।